स्वागत करता हूं हमारे जो भी विशेषज्ञगण हैं। डॉक्टर पंकज सर हैं, डॉक्टर कौशलेंद्र हैं, डॉक्टर दुष्यंत यादव हैं और जो भी विशेषज्ञगण हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और जो भी पशुपालक बंधु इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मैं सबों का स्वागत करता हूं एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारा ई किसान समाधान के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें लगभग 650 किसान अभी मौजूद हैं और सभी पशुपालक किसान हैं, किसी न किसी तरह से पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और उनको जब कभी कोई समस्या होती है, पशुपालन में कोई बीमारी होती है या किसी और अन्य प्रकार की समस्या होती है, तो वो उस ग्रुप में समस्या का वीडियो बनाकर या फोटो खींचकर डालते हैं। और उस ग्रुप में हमारे विशेषज्ञगण मौजूद हैं, जो मेडिसिन से, सर्जरी से, गायनेकोलॉजी से और न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से, साथ ही एलपीएम डिपार्टमेंट से हैं। और उनके समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता है उसी समय व्हाट्सएप ग्रुप में। और फिर हम लोग हर एक 15 दिन पे एक मीटिंग रखते हैं। प्रथम और तृतीय शनिवार को जूम मीटिंग की जाती है, जिसमें प्रश्नों पर चर्चा होती है और एक विशेषज्ञ द्वारा एक टॉपिक पर चर्चा की जाती है। तो हम लोग अभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है अगले कार्यक्रम माने अगले चरण में डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार जो हैं, एनिमल न्यूट्रिशन के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो पशुओं में संतुलित आहार के विषय पर जो है चर्चा करेंगे। तो हम लोग कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं बिना देरी के। और आप सभी बताएंगे हमारी क्या स्लाइड दिख रही है क्या? अभी नहीं दिख रही। बताइएगा, स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? जी नहीं सर। दिख रही है सर। आ गई सर। हाँ, स्लाइड और पॉइंट की दिख रही है ना? जी सर। जी हाँ, दिख रही होगी मेरे ख्याल से। 38वां 34। हाँ, तो ये हमारा 34वां एपिसोड है। इसके पहले हम लोग 33 कार्यक्रम कर चुके हैं, है ना, प्रथम और तृतीय शनिवार के हिसाब से। और ये हमारे किसान समाधान ग्रुप के विशेषज्ञों की सूची है। आप सभी यहाँ देख सकते हैं, यही लोग हैं जो आपको त्वरित समाधान जो है किसी भी समस्या का देते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, उनका पदनाम भी लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। जो भी बंधु हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो चाहे बिल्कुल 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 प्रश्न कीजिए अपना। जी। अब वो प्रश्न वो उत्तर के लिए गाय ही के अभी बारे में जो डिस्कशन के लिए ओपन है। जो भी जिनको जी जी प्रश्न करना है कीजिए। हम 29 को लगभग वीडियो डाले थे गाय का। हाँ। जो गाय बैठ गई थी बच्चा देने से पहले, अच्छा। फिर बच्चा भी दे दी, प्लेसेंटा भी आउट हो गया बहुत अच्छी तरीके से। गाय जो है सो अपने से उठ नहीं पा रही है। और अभी वीडियो देख रहे होंगे सर, हाँ हाँ। जो इस पोजीशन पर पीछे के पैर में थोड़ा हम्म। सूजन टाइप का लगता है। और पैर की स्थिति आप देख रहे होंगे, जो थोड़ा आगे पीछे करती है। अपने से नहीं उठ रही है, उठा देने पर तुरंत लोड ले लेती है। जी, उसके लिए हम चैन ब्लॉक लगाए हुए हैं, जो उसको चैन ब्लॉक से उठा देते आपको हैं। राजेश सर उठने बताए के बाद इसके लोड लिए ले लेती है। दवा? राजेश नहीं, सर डॉक्टर आपको अनिल इसका सर दवा बताए बताए थे मेरे थे। ख्याल से। जी जी, वो भी बताए थे तो वो सब चला। चला? लेकिन कल से जो है हम इसको होम्योपैथ से दवा दे रहे हैं, तो कुछ सुधार है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। होम्योपैथ इसको का जो दवा है हम लोग, हाँ, हम लोग जो प्रमोट करते हैं। आप होम्योपैथ में जाइए, आयुर्वेद में जाइए, अच्छी बात है। जी और जी जी होम्योपैथ की दवा जो है, हम्म। तो ज्वाइंट पेन और मसल्स पेन की दवा पड़ी है। हाँ उसके बाद हाँ कुछ सुधार हुआ और पैर की स्थिति देख रहा है थोड़ा आगे पीछे। हाँ हाँ हाँ। माने एक पैर पर ज्यादा देर स्थिर नहीं रहती है, और बैठने के बाद उठना नहीं हो पाता है। लेकिन आज जो है खड़ा होने में भी थोड़ा सहूलियत है। ठीक है, तो आप एक बार ना राजेश सर से मोबाइल पे भी बात कर लीजिएगा डिटेल में, क्योंकि वो दवा बताए हैं। राजेश सर से। अगर, हाँ, क्योंकि वही दवा बताए हैं, मुझको याद है। और जी अगर उचित सुधार नहीं दिखेगा तो दवा चेंज भी करेंगे, ठीक है ना? जी ठीक है तो सर। आप राजेश सर से एक बार अब मोबाइल पे उनको बात कर लीजिएगा या ग्रुप में डालिएगा ना, ग्रुप में जी डालिएगा। राजेश सर रिस्पॉन्स तुरंत करते हैं, है ना? जी ठीक है। तो जो अरे भी सरोज, दवा मैं हूँ इसको ग्रुप में। चल रही है,
हाँ, और और किन्हीं को कुछ पूछना है? हाँ हाँ सर, सर, हम हेलो। प्रभात पांडे हैं जम्मू से सर। एक आदमी बोलिए। प्रभात रंजन जी बोलिए। जी सर, वो जो बच्चा का वीडियो डाले थे तो अनिल सर से बात हुई थी, तो अभी तो सुधार में है हाँ, जी। तो अभी उसको फिर थोड़ा सा क्या है ना, गर्दन भी टेढ़ा करके अभी रख रहा है बच्चा। अच्छा अच्छा। देखिए, बॉडी गर्दन में जो जब डिफिशियंसी हो जाती है ना, तो गर्दन जानवर से टेढ़ा करके बैठता ही है। नहीं, उसके लिए आप ना अभी फिलहाल जो है, अभी टेम्परेचर कितना रह रहा है? नॉर्मल है सर अब तो। ठीक है। अब तो पहले से इम्प्रूवमेंट है ना? जी जी सर। चलिए, अब एक उसमें काम कर सकते हैं। क्या क्या लिखे थे, याद है कुछ? हमको तो याद नहीं आ रहा अभी। बेरीबिन दिए दिए थे और प्रेडनिसोलोन वगैरह था। हाँ हाँ हाँ, बेरीबिन। बेरीबिन कितना दिन चला है? 3 दिन हो गया सर। 5 दिन कम से कम चलाइए इसको। 2 दिन और चलाइए। और जी ये सर। चलाने के बाद में एक ट्राइबीवेट ओरल सिरप आता है, जी जी। उसको ले लीजिएगा। और प्रेडनिसोलोन भी ऐड किए हुए थे, प्रेडनिसोलोन 2-2 ml दीजिएगा। जी ठीक है ठीक। सर। ओके। सीएनजी लग रही है मेरे को। चलिए, और किन्हीं को कुछ पूछना है? सर मेरा एक हमको पूछना है सर। हेलो। सर है। हाँ सर। हाँ, सर एक मेरा सवाल है। हाँ, 3 दिन रविंदर जी बोलिए। पहले परसों ने बच्चा दी है। हाँ, रविंदर जी बोलिए। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। करे सर, परसों सर मेरे बकरी बच्चा दी है सर। और वो आज तक मैंने जोर कर रही है, यानी जैसे बच्चा देती है ना। बोलते रहिए। हाँ, आपका बोलते म्यूट रहिए हो ना। गया है। म्यूट हो गया है, म्यूट। रविंदर जी, आप अनम्यूट कर म्यूट हो गए, लीजिए। अनम्यूट कीजिए ना। सर मेरा माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए। सर मेरा एक सवाल है सर। सर हाँ, बोलिए बोलिए, अनम्यूट हुए, चलिए बोलिए। बच्चा दिया परसों ने। हम्म। और वो एक बच्चा वो मैंने फंस गया था तो उसको निकाला। और वो मैंने ऐसे हाथ करके, तो वो बच्चा तो मर गया। लेकिन वो बकरी क्या है ना, वो जो और वो 2 बच्चा दी, मैंने 3 बच्चा दी। लेकिन हम्म। वो जोर कर रही है, जैसे बच्चा देती है ना उस प्रकार से करती है। जेर वेर गिरा दिए थे कि नहीं? जेर गिरा दिया है पूरा? हाँ जी। यार, मैंने 1-2 घंटे बाद वो जर गिरा दी थी। तो 3 बच्चा निकला, कितना निकला है? 3? हाँ, 3 बच्चा था तो एक बच्चा मैंने ऐसा था वो मरा हुआ निकला। बाकी 2 बच्चा अपने से फिर दी वो। मतलब अच्छा है 2 बच्चा, लेकिन वो जोर कर रही ने, जैसे पेशाब करती है या तो बच्चा देती है ना, उस प्रकार से जोर लगाते रहती है, जोर करते रहती है। आपने पेट वगैरह दबा के देखा? कोई और बच्चा तो नहीं है जिसने निकाला था? किसने निकाला था इसको? कभी कभी छोटा वो बच्चा हाथ डाल रहता के है तो नहीं चौथा भी। निकाला था, ऐसे ही आ गया था, हाँ, जरूर हाथ तो सब जाता आ भी नहीं गया। है। लगता है 2 घंटे। हाँ। हाँ तो। ओके। हाँ। हाँ तो वो ऐसा तो बच्चा तो तो आप नहीं उसमें लग रहा है सर। या ऐसा करिएगा सर ना, एक एक बार ग्रुप ग्रुप में फिर से रिमाइंड करिएगा, मैं वहीं ग्रुप में दवाई लिख दूंगा कुछ। आप समझ रहे हैं? ऐसे आप तो एक बार। ना रिमांड ना किया, लेकिन वो हाँ, जोर रविंदर आज भी जी। कर रही थी। इसलिए मैं सोचा कि रविंदर अब आज जी, मीटिंग में आप एक बार होगा ना वीडियो जो। बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा। वो डॉक्टर हाँ। दुष्यंत ऐसे देख लेंगे सर, उसको कि क्या कंडीशन है, क्या हो सकता है। ठीक है। और फिर उसका समाधान हो जाएगा। सुनिए ना सर, एक बात और कह रहा हूँ मैं। उसको इंटा से 562 ग्राम, बासठ हम्म। ग्राम करे, 62 mg, 562 mg वाला दिया है। और ये एविल दिया था। और पेट दर्द का वो स्पास्टिक है ना, वो दिया था मैंने। अच्छा, थोड़ा हम्म। बहुत कुछ उसको काम लगा है। कोई नहीं, अभी इसको ना थोड़ा सा आप एक यूट्रोट्रोन वगैरह आता है ना, थोड़ा उसको पिलाइए, क्योंकि अभी इसमें मुझे जो हाँ, लग रहा है एक्जा पर कुछ सर, कुछ एक्जा जेर पर वगैरह मैंने फंसी दिया है। है, एक्जा पर सर, एक्जा पर, एक्जा पर अच्छा। दिया दिया है सर।
जी जी तो एग्जाम फिलहाल दिया है तो अभी मैंने। दवाई तो ठीक है आपकी, 1-2 दिन पिलाइए, एक आध दिन, और फिर जी थोड़ा सा होगा सही। अच्छा क्योंकि दवा ठीक है, एग्जापार वगैरह से जो भी उसके अंदर होगा कचड़ा वचड़ा निकल जाएगा। वो कचड़ा ही होगा जिसके चक्कर में वो जोर लगा रही है निकालने के लिए, जैसे जेर वेर बिल्कुल छोटा बिल्कुल। टुकड़ा ये सब बच जाता है ना, तो इसीलिए वो हाँ निकालने के लिए जोर लगा रही है। और फिलहाल इसको जो आप सेफ्टियाक्सोन वगैरह दे रहे हैं ना, उसको भी दे हाँ। सकते हैं, या फिर एंड्रोफ्लैक्सासिन दे सकते हैं 3-4 ml, और अच्छा सर मिग्लूटाइन लगवा दीजिए जिससे दर्द कम हो जाए थोड़ा। सर एक चीज और आपसे पूछना चाह रहे हैं, इंरोफ्लोक्सासिन कहते हैं कि बच्चा देने से 5 दिन पहले और बच्चा देने के 5 दिन बाद नहीं दिया जाता है, क्या इस कैसी मैंने क्या है इसकी अवधारणा है, ऐसा ये कुछ आप भी नहीं है, बताएं। एंड्रोफ्लैक्सासिन वो टेरामाइसिन होती है, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, इस सब को नहीं देते हैं क्योंकि बच्चों में थोड़ा दांत वगैरह में प्रॉब्लम आती है। एंड्रोफ्लैक्सासिन का बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब बशर्ते कि आपको डोज वगैरह बहुत ज्यादा ना हो जाए, बस ये ध्यान देना होता, समझ रहे हैं? अच्छा एक और चीज बहुत आपसे और ज्यादा जानकारी कि अगर मैंने बकरियों का वैक्सीन करता हूँ जैसे पीपीआर रह गया, तो हम्म, मैं उसका डिजोल्व करता हूँ यानी घोलता हूँ, तो घोलने के कितना देर तक मैं उसको प्रयोग कर सकता हूँ। 1 दिन बस, इसके उसको रखना नहीं है। एक दिन। जैसे 100 ऑयल होता है हाँ ना, 100 का डोज होता है, हाँ उसको तो तुरंत ही खत्म करना है, उसको हाँ रखना नहीं है। और नहीं खत्म हो रहा तो फेंक मैंने देना आज है, तक समझ दिन रहे भर हैं? तक रख दिन भर हाँ वो मीन्स तो के, ऐसे मैंने 12 घंटा तक। और उसको हमेशा जब भी आप वैक्सीन दीजिए तो एक थर्मोकोल बॉक्स रखिए, जी उसमें एक आइस पैक आता है, उसको रख के ही हमेशा वैक्सीन को जब भी हाँ निकालें, वो आइस वैक्सीन। थर्मोकोल, हाँ उसी हाँ तरह नहीं काम करें। तो वो वैक्सीन जब भी करते हैं ना सर, तो आइस पैड वगैरह सब रखे रहते हैं, उसी में से हम्म निकालना है, निकाला एक बकरी को दिया फिर उसी में रख दिया, फिर दूसरे बकरी को देना है तो फिर निकाला सिरिंज में फिर दिया फिर उसी में रख दिया, ऐसे ही करके करते हैं। हम्म और दूसरी बात है, जो भी निडिल है, एटलीस्ट आपको निडिल हर बकरी में चेंज करना है। और जो भी जी ना नीली तो मैं चेंज करता वैक्सीनेशन, हूँ सर। हाँ वैक्सीनेशन जब भी करें तो एक एक निडिल हाँ परमानेंटली उस वैक्सीन वायल में डाल दें, जिससे आप सिरिंज बदल बदल के उससे आप खींच के निकालें और फिर उसको लगाते रहें अलग अलग निडिल से। तो इस तरह से आप वैक्सीन कर सकते हैं। बस पीपीआर का ध्यान रखना है कि एक बार में ही सारा वायल वो खत्म हो जाए, 5 से 8 घंटे जो भी लगे आपको, तो गांव में हाँ घूम हाँ। के जहाँ भी करते हैं वो कर लें। ठीक है। गाँव में तो नहीं सर, अपनी बकरियों का 32-34 बकरियां भी सभी बड़े छोटे मिलाकर हाँ, और हैं 3 साल में एक बार इसका हमारे लगता है, तो पास। इसको आप रिकॉर्ड भी रखिए, तो ज्यादा बेटर है, किसको लगा था किसको नहीं। वर्ष में तो चलिए, कर देता हूँ ठीक है सर। रविंदर जी। ठीक। तो अब अभी और अब बात आपका बहुत सारा बात है, तो आप लोग आप थोड़ा सा बाद में कर लीजिएगा या फोन हेलो सर। कर जी जी लीजिएगा। सर। ठीक है। जी 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 हम लोग मुझे जी थोड़ा एक सर। क्वेश्चन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, या और भी लोग को कुछ प्रश्न जी करना है तो जी उनको भी मौका जी देते हैं। जी। सर, मेरा बात सुना जाए। हाँ, कुमुद रंजन जी। हाँ हाँ जी हाँ सर, बोलिए एक बोलिए। भैंस जी है। मेरे यहाँ लाइट इतना नहीं है सर। भैंस है, 6 दिन उसका काबिंग का हुआ है सर। मिल्क लेट डाउन हो रहा है। पिछले बार 10 लीटर दूध दे रहे थे, इस बार दूध निकालने नहीं दे रहे। अच्छा, इसमें अनिल सर बता सकते हैं, और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसमें। जैसे आप क्या करिए ना कि लिप 52 आता है, उसको ले लीजिए 1 लीटर है, और जी उसमें सर। गैलेक्टिन बोलस आती है, गैलेक्टिन आती है, या दूध हेक्स बोलस आती है, बड़ी बड़ी 10 10 बोली उसको मिक्स करके दीजिए, दो जी दो सौ एम एल 4-5 दिन, तो मिल्क लेट डाउन में फायदा करता है। और दूसरा ये जो सौंठ सतावा अजवाइन ये सब भी खिलाते हैं ना, 50-50 ग्राम गुड़ वगैरह हल्दी मिला के 5-7 दिन इसको खौला के दीजिए। सौंठ ले लीजिए, सतावर ले लीजिए, हल्दी अजवाइन, ठीक सारा जी पचास सर। पचास ग्राम ले लीजिए, और 200 ग्राम गुड़ में मिला के इसको खौला के दे सकते हैं, या तेल में भी मिला के दे सकते हैं आप, मिक्स करके उसमें पूरा एक और बढ़िया से। प्रॉब्लम है फलों में सर, उसका पीछे का लेग में सूजन है, घुटने के पास। और खाना पीना बिल्कुल सब कुछ। घुटने के पास सूजन है तो थोड़ा आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, या राजेश सर से बात कर सकते हैं, उसको वीडियो वगैरह कुछ हाँ दिखा के। हाँ ठीक हाँ, है। ठीक है कुमुद सर, जी कल आप जो सुबह है ना डालेंगे। थोड़ा सा उसके जी वीडियो बना करके ग्रुप में डाल दीजिएगा। राजेश सर देख लेंगे, क्योंकि हमारे वो सर्जरी के प्रोफेसर हैं।
जी तो हाँ, देखिए हमारे किसान समाधान ग्रुप में सभी विषय के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर दुष्यंत यादव जो हैं गायनेकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ठीक है। जी तो जी गर्भ सर। विज्ञान से संबंधित जो भी समस्या होगी, जैसे पशु बांझ है, रिपीट ब्रीडिंग हो रहा है, एनिस्टस हो रहा है, गर्भ में नहीं आ रही है, या अभी जी बता रहे थे ना कि रविंदर जी की उनका बकरी का बच्चा अटक जा रहा था, तो उसके जी सर। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दुष्यंत यादव। ठीक है ना। जी तो सर। इसी तरह से अगर कोई तरह बीमारी, जैसे कि वुंड है या किसी और तरह का है, उसके लिए डॉक्टर राजेश हैं। पैर में सूजन आ गया है, चल नहीं पा रही है, इंजरी है किसी सर प्रकार का, सर दिक्कत नहीं तो है, बस इसके लिए सूजन। हमारे डॉक्टर अनिल सर हैं, डॉक्टर रविशंकर मंडल हैं, मेडिसिन के विशेषज्ञ, मेडिसिन का समस्या बताएंगे। तो हर एक जी विषय के विशेषज्ञ इस ग्रुप में मौजूद हैं। ठीक है ना। तो जी आप सर। डालिएगा, डॉक्टर राजेश उसका समाधान बता देंगे। तो ठीक हम है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार बहुत पहले से, इनफैक्ट तो मुझे तो लगता है कि किसान से पहले ये पहुंच गए। मैं जैसे ही मीटिंग चालू किया तो सबसे पहले इनके दर्शन हुए। तो मैं इनको पहले धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने कार्यक्रम को इतना इम्पोर्टेंट समझा। और देखिए बिजी शेड्यूल सभी का होता है, इनका भी बिजी शेड्यूल है, मगर इन्होंने समय दिया। तो मैं, सर थोड़ा हाँ, मेरे और फार्म किन्हीं को का कुछ पूछना कंडीशन है क्या? यही तो है। हाँ सर राजकुमार जी मेरे बोलिए। फार्म का तो यही हाँ, आपका सर फार्म यही की तो है, वीडियो पानी दिख तो रहा है निकल आपके गया है मोबाइल सर। में। हाँ, जी जी सर, पानी तो निकल गया है सर, थोड़ा बहुत जहाँ तहाँ है सर। आप थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर वगैरह उसमें आप छिड़किए। ठीक है, सर क्योंकि अभी अभी सर ब्लीचिंग मार दे सर। हाँ बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर मार दीजिए, चूना वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, चूना भी है सर मेरे पास। हाँ, बीमारी का ये न्योता होता है, गीला जो पानी उतरता है ना, वो जमा हुआ पानी। तो कई जी तरह जी का जी। इसमें पैरासाइट, इंडो पैरासाइट, कई तरह के कीड़े जो है इसमें पनप जाते हैं, जो कि आपके सारे बकरियों को बीमार कर देंगे। ठीक है ना। तो सर अभी जी जी सर, हमारे हाँ, पास है सर, ब्लीचिंग पाउडर भी है ब्लीचिंग सर पाउडर और बहुत चूना भी। बढ़िया चीज है। आप पूरा मिट्टी जितना दिख रहा है ना, पानी उतरा हुआ, सब पे छिड़काव कर दीजिए आप। ठीक है। जी जी और जी सर। और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा पानी साफ सुथरा मिले। हालांकि समस्या तो विकट है, लेकिन उसी में आपको मैनेजमेंट थोड़ा करना पड़ेगा बढ़िया से। थोड़ा ना ना सर, प्रबंधन अभी अच्छा हम कीजिएगा तो बकरी सब बच जाएगी। ना ना सर, अभी हम तुरंत सर कर रहे हैं सर। सर बिल्कुल बिल्कुल। 1 केजी में 1 केजी जो हम ब्लीचिंग मिलाएंगे, कितना चूना में मिलाएंगे सर? देखिए, ब्लीचिंग पाउडर और चूना दोनों जी का जी अपना सर। अलग अलग होता है। आप सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर का ही छिड़काव कर दीजिए, चूना छोड़ दीजिए। सर हमरा स्क्वायर फीट में है सर, मैंने हाँ, 1500 स्क्वायर फीट में है सर, कितना मैंने ब्लीचिंग हम इसको छिड़काव कर दें अभी सर? अब देखिए मात्रा वाइज इसमें क्या होता है, आप हाथ में मुट्ठी में लीजिए, पूरा छिड़काव करते चले जाइए, पूरा जितना जगह आप कवर कर सकते हैं, जितना आपके पास है उसके अनुसार आप देख लीजिए कि आपको पूरा एरिया कितना में कवर होगा। एक बोड़ा है तो एक बोड़ा में देखिए आपका जितना बड़ा फार्म है पूरा कवर हो जाएगा। अगर कम है आपके पास जो तो सर थोड़ा आप सा दूरी दूरी पे आप छिड़केंगे, और ज्यादा है तो नहीं थोड़ा नहीं नजदीक सर, नजदीक दो में केजी है छिड़केंगे। मेरे पास, 4 पैकेट है सर मेरे पास, 2 केजी है ब्लीचिंग पाउडर। 2 केजी है। हाँ तो जी ठीक जी है। जी सर। तो आप तो इसका देखिएगा थोड़ा 2-2 फीट छोड़ के छिड़क दीजिए, दो और केजी में गैप कवर हो गैप जाएगा। अंदाजा से देखिए, गैप अंदाजा गैप लगा करके के सर। किया जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर कितना छिड़कना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट जी नहीं। जी ठीक है ना। आपके पास जी सर। मटेरियल कितना है उसके अनुसार आपका पूरा कवर हो जाए, उसके अनुसार आप छिड़किए। ज्यादा ज्यादा मटेरियल है तो नजदीक नजदीक में छिड़किएगा, कम है तो थोड़ा दूर दूर में छिड़किएगा, ताकि पूरा कवर हो जाए। ठीक है। सर थोड़ा मैंने इससे इसका स्मेल से इसको कुछ मैंने लेना देना नहीं है सर? कोई लेना देना नहीं है, स्मेल थोड़ा सा आएगा लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी जी को जी से बचाना भी प्रायोरिटी होना चाहिए आपका। ठीक है। जी सर। हाँ, चलिए विकट अब हम परिस्थिति में। स्वागत करते हैं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार का, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन में। और आज के विषय विषय जो है काफी बढ़िया है, कि जो डेयरी पशु है उसमें बैलेंस राशन जो है
क्या खिलाएंगे पशुओं को। और कुछ लोग हमारे ये भी कह रहे थे कि अभी मौसम भी बदल रहा है, बारिश भी हो रही है, कुछ दिन में ठंडा का भी मौसम आने वाला है, तो इसमें भी जो है खिलाने पिलाने में पशुओं को थोड़ा सा किस तरह का परिवर्तन करना होगा, जानना चाह रहे थे लोग। तो मैं डॉक्टर कौशलेंद्र का स्वागत करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि स्लाइड शेयर अपना कर लें अगर है तो, और हमारे दर्शकों को बताएं कि बैलेंस राशन किस प्रकार से खिलाया जाए दुधारू पशु में खासकर। डॉक्टर कौशलेंद्र। हेलो। हाँ, स्लाइड दिख रही है आपकी। स्लाइड। हाँ, इसको सो फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिए डॉक्टर साहब। सर इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिए सर। सभी लोग ध्यान से देखेंगे सुनेंगे, और फिर जब इनका समाप्त हो जाएगा प्रेजेंटेशन तो उसके बाद फिर हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे। जो भी प्रश्न अगर किन्हीं को होगा इससे रिलेटेड तो फिर समाप्ति होने के बाद, प्रेजेंटेशन के समाप्त होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। आ गया। हाँ, आ गया आ गया। ओके, ठीक। थैंक यू सर, धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे जो टॉपिक दिया गया है आज डिस्कशन के लिए वो है पशुओं के लिए संतुलित आहार। ये संतुलित आहार क्या है, क्या इसकी विशेषता है, और क्यों संतुलित आहार पशुओं को खिलाना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं उसमें की फीचर्स क्या है, क्या मुख्य बिंदु है जिसको हम लोग अपने पशुपालन में देखते हैं। जैसे कि पहला जो सबसे मुख्य पॉइंट होता है पशुपालन में, जो आनुवांशिक क्षमता पशुओं का। तो आनुवांशिक क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसी क्षमता के अनुसार हम पशुओं को आहार देते हैं। जैसे कोई कम दूध देने वाली पशु है, कोई ज्यादा दूध देने वाली पशु है, तो दोनों के आहार में अंतर होगा। एक ही प्रकार का आहार हम दोनों पशुओं को नहीं दे सकते हैं। तो प्रोडक्शन उत्पादन के क्षमता के अनुसार, और उत्पादन डिसाइड होता है आनुवांशिक क्षमता पे, कौन सा ब्रीड है, ब्रीड पे डिपेंड करता है उत्पादन। तो बेहतर आनुवांशिक क्षमता वाले पशुओं का आहार कम आनुवांशिक क्षमता वाले पशुओं के आहार से अंतर होगा। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अलग अलग ब्रीड के पशु, जैसे गाय का भी बहुत सारा ब्रीड है, उसके साथ साथ भैंस का भी है। तो उस अनुसार हम उसका आहार जो है बनाएंगे और उस आहार को देंगे। दूसरा पॉइंट होता है उत्पादन क्षमता, क्या है उस पशु का, दूध उत्पादन कितना करता है। दूध उत्पादन के समय तनाव भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। सो उस हिसाब से भी, जो जब दूध उत्पादन स्टार्ट करता है, जब पशु बच्चा देती है, गाय बच्चा देती है, उस समय पशु काफी तनाव में रहता है। एक तो प्रोडक्शन उसका ज्यादा होता है उस समय, तो मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम उसको आहार नहीं देंगे, किसी भी न्यूट्रिएंट जिसको कहते हैं पोषक तत्व की अगर कमी हो जाती है उसके आहार में, तो बहुत सारा समस्या आता है। जैसे अभी एक वीडियो में दिखा रहे थे किसान भाई की, उनका पैर का प्रॉब्लम हो रहा है गाय में। तो ये सारा चीज जो है ना, उसके न्यूट्रिएंट कम प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसमें। तो दूध उत्पादन की क्षमता को हमें देखना होगा, उसके अनुसार हमको उसको आहार देना होगा। आहार सिर्फ क्वांटिटी में देने से, कि 10 केजी 5 केजी 20 केजी देने से बैलेंस नहीं हो जाता है। उसमें जो पोषक तत्व है जो उस पशु को चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। जैसे पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, तो ये सारे पोषक तत्व उसमें संतुलित मात्रा में होने चाहिए। तीसरा जो पोषण जो है ना उसका असंतुलन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है। मान लिया जाए पशु पहले से ही उसका जो है पोषण क्षमता जो है शरीर का वो कम है, तो उसको उस स्थिति में भी पशुओं में प्रॉब्लम आता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर पशु को नहीं मिलेगा तो वो भी एक समस्या है। पर्यावरण की बात कर रहे थे अभी डॉक्टर साहब। तो पर्यावरण जनरली जो 3 ऋतु है वो चेंज होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो इस समय भी हमें
अलग अलग कुछ न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट जो है बढ़ जाता है पशुओं में, खास करके दुधारू पशुओं में। तो उस हिसाब से भी हम उसको चेंज कर सकते हैं उसके खाने में, कि सर्दी में क्या ज्यादा देना चाहिए, गर्मी में क्या देना चाहिए ज्यादा, या क्या कम कर देना चाहिए, बरसात के समय में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस तरह का खाना देना चाहिए। साथ ही साथ रख रखाव खाने का बरसात के मौसम में खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा पॉइंट जो है वो है मेटाबॉलिक डिजीज बहुत होता है पशुओं में, खास करके जो ज्यादा प्रोडक्शन देता है, जो ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है, वैसे पशुओं में मिल्क फीवर की समस्या, कीटोसिस की समस्या, मास्टाइटिस की समस्या, तो ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। क्योंकि उस समय पशुओं में जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसको अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो न्यूट्रिएंट तो शरीर से बाहर जो है वो निकल रहा है, मिल्क के फॉर्म में निकल रहा है, तो एनर्जी भी निकल रहा है, प्रोटीन भी निकल रहा है, मिनरल भी निकल रहा है, विटामिन भी निकल रहा है। अगर उसको पशु को ये सारे चीजें मिनरल, विटामिन और एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो, चाहे फैट के फॉर्म में हो, या फिर प्रोटीन अगर नहीं देंगे, तो उसको बॉडी को नहीं मिलेगा प्रॉपर मात्रा में, तो ये मेटाबॉलिक डिजॉर्डर होने का चांस रहता है। और एक बार ये सब चीजों की डिफिशियंसी होगी तो पशुओं में अलग अलग तरह के इन्फेक्शियस बीमारियां, जिसमें एक महत्वपूर्ण बीमारी है मेस्टाइटिस, इसका भी खतरा बना रहता है। प्रजनन समस्याएं, इन ब्रीडिंग का बहुत सारा केस आता है, बहुत भयानक समस्या है इन ब्रीडिंग का, प्रजनन से संबंधित समस्या, रिपीट ब्रीडिंग हो, इन ब्रीडिंग हो। रिपीट ब्रीडिंग का केस जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, बांझपन जिसको कहते हैं। तो इसमें गर्भधारण में विलंब होता है, समय पे गर्भधारण नहीं करेगी पशु, तो इसमें भी मिनरल और विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको भी बैलेंस होना चाहिए डाइट में। सो हम कह सकते हैं कि सभी समस्या का समाधान जो है संतुलित आहार उपलब्ध कराकर कम कर सकते हैं, या फिर पूरा समाधान हम पा सकते हैं। तो संतुलित आहार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पशु में। अगर संतुलित नहीं होगा आहार, तो या तो उसमें न्यूट्रिशन पोषक तत्व की कमी होगी, या तो कुछ ज्यादा भी हो सकता है पोषक तत्व। तो ज्यादा और कम दोनों खतरनाक होता है, चाहे आदमी हो या जानवर। ज्यादा और कम दोनों चीज जो है ना, वो पशुओं के लिए खतरा पैदा करता है। तो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, तो बीच का जो पार्ट है वो बैलेंस। इसलिए बैलेंस राशन पशु को देना अति आवश्यक है। उससे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को कम कर सकते हैं, उससे टॉक्सिसिटी का कम कर सकते हैं पशुओं में। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे हैं खास करके मिनरल्स में, जो कि एक मिनरल्स अगर एक्सेस हो जाए तो दूसरे मिनरल्स को, दूसरे धातु के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, या फिर उसको कुछ ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो कि वो शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं होता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये भी एक समस्या है। तो ये सब चीजों को देखना है, और साथ ही साथ अगर बैलेंस राशन पशुओं को खिलाएंगे तो प्रोडक्शन जो है आनुवांशिक क्षमता के आधार पर हम उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है उसके आधार पे उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं, मगर कंडीशन यही है कि उसको बैलेंस राशन उसको प्रॉपर मात्रा में दें। अच्छे आहार का मापदंड, मानदंड क्या होता है? अच्छा आहार किसको कहते हैं? जिसमें कि पानी की मात्रा प्रॉपर हो, ऊर्जा जितना रिक्वायरमेंट है उतना ऊर्जा उसको मिले उस आहार को खाने से, रेशा युक्त कार्बोहाइड्रेट उसमें हो। ये रेशा युक्त कार्बोहाइड्रेट भी खास करके गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो फाइबर कहते हैं ना, फाइबरस फीड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें रूमेन होता है। इसका जो आदमियों की तरह इसका पेट का बनावट नहीं होता है, ये 4 चैम्बर का स्टोमक होता है इसमें,
और उसमें एक सबसे बड़ा जो स्टोमक का जो कंपार्टमेंट है, वो जिसको रूमेन बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले जब पशु खाता है, कोई भी आहार लेता है, तो उसमें जाके सड़ता है। सड़ने के बाद उससे बहुत सारा मेटाबोलाइट प्रोडक्ट बनता है, जो कि अलग अलग सिस्टम में जाता है और शरीर में यूटिलाइज होता है। सो रेशा युक्त कार्बोहाइड्रेट उसको जरूरी है। बिना रेशा वाला भी कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, जो कि कंसंट्रेट फीड से जनरली मिलता है। साथ ही साथ प्रोटीन भी चाहिए उसको। जो प्रोटीन खिलाते हैं या जो कार्बोहाइड्रेट खिलाते हैं, एक्चुअली हम उसको जानवर को खिलाते तो हैं, बट वो उसमें बहुत सारा माइक्रोब्स होता है उसके पेट में। वो उससे उस माइक्रोब को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए उसको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैटी एसिड भी चाहिए, जो कि फैट खिलाएंगे, जो सामग्री में उपलब्ध होगा, जो कंसंट्रेट फीड में उपलब्ध होगा, जो पाउडर में उपलब्ध होगा, उससे फैट मिल जाता है। तो वो सारा चीज उस बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, फंजाई को चाहिए, जो कि एसेंशियल है। उसमें अगर डिस्टरबेंस होता है, इस पॉपुलेशन में अगर डिस्टरबेंस होता है, तो वही समस्या आती है कि खाना नहीं खाती जानवर, पशु आहार लेना बंद कर देता है, अनेक तरह की बीमारियां, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर पैदा होती है। तो इस सारा का जो कारण है, वो मेन कारण होता है ना, वो रूमेन माइक्रोब्स, जो कि रूमेन में प्रेजेंट है, वो एक मेन कारण है। अगर उसको हम बैलेंस कर दें डाइट के द्वारा, जो डाइट चाहिए, जो खाना चाहिए, अगर बैलेंस फॉर्म में देंगे, तो रूमेन में जो माइक्रोब्स है वो भी बैलेंस रहेगा। अगर रूमेन माइक्रोब्स बैलेंस है, इसका मतलब पशु स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है उसको। रूमेन माइक्रोब्स जैसे ही इम्बैलेंस होगा, कमी होगी उसमें, तो उसमें फर्मेंटेशन होगा नहीं, जाके खाना सड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं प्रॉपर तरह से, तो फिर वो अलग अलग प्रॉब्लम पैदा करेगा, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए खनिज की मात्रा, खनिज भी दो तरह का होता है, एक कम मात्रा में खनिज और एक ज्यादा मात्रा में खनिज का जरूरत होता है पशुओं को। जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया। तो ये सब ज्यादा मात्रा में चाहिए पशु को, इसलिए उसको माइक्रो खनिज बोलते हैं। एक माइक्रो में जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, सिलेनियम हो गया। तो ये सब उसको कम मात्रा में चाहिए, बट बहुत ही जरूरी है। कम मात्रे वाले खनिज भी बहुत ही जरूरी है, खास करके रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और बहुत सारे बीमारियों को रोकने के लिए, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ये माइक्रो मिलीग्राम में जो खनिज उपलब्ध, जो जरूरत है उसको बहुत कम मात्रा में, वो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत तरह के विटामिन हो गए, जिसमें फैट सॉल्युबल विटामिन हो गया, विटामिन ए, डी, ई, के, और बहुत सारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है। तो ये सब का, खास करके विटामिन सी का जरूरत और बी कॉम्प्लेक्स का जरूरत पशुओं में, जुगाली करने वाले पशुओं में बाहर से देने की इसको जरूरत नहीं पड़ती है। बट विटामिन ए, डी, ई और के भी सिंथेसाइज कर लेता है, बट ए, डी, ई और ये देने का जरूरत पड़ता है। और B12 और विटामिन सी वगैरह का सिंथेसिस पशुओं में वो अपने आप, जो रूमेन माइक्रोब्स है, वो सिंथेसिस कर लेता है। बट इस विटामिन को सिंथेसिस, खास करके B12 को सिंथेसिस करने के लिए हमें कुछ धातु मिश्रण, जो धातु है, खास करके कोबाल्ट वगैरह, वो धातु मिश्रण में प्रेजेंट रहता है। तो खनिज लवण, जो धातु मिश्रण हम देंगे, तो उससे कोबाल्ट उसको मिल जाएगा, और कोबाल्ट मिल जाएगा, तो विटामिन B12 का सिंथेसिस वो माइक्रोब्स जो प्रेजेंट है रूमेन में, वो अपने आप कर लेगा, तो पशु को मिल जाएगा। सो खनिज मिश्रण खिलाना पशुओं को बहुत तरह से फायदेमंद करता है, विटामिन की कमी को भी पूरा करता है, साथ ही साथ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को भी रोकता है, और प्रोडक्शन को, मिल्क प्रोडक्शन को मेंटेन करने में, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में अति आवश्यक है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि खनिज मिश्रण का अपने पशुओं में उपयोग जरूर करें। दो तरह का आहार होता है, एक सूखा पदार्थ, सूखा चारा होता है, एक हरा चारा होता है। तो पशु के वजन के अनुसार, या फिर जितना रिक्वायरमेंट है,
वो डिसाइड करते हैं। किसान भाई तो बहुत ही ट्रेंड रहते हैं, उनको पता होता है कि इनके पशु का वजन कितना है। एग्जैक्ट वजन तो नहीं कर सकते हैं, बैलेंस नहीं है, मगर अंदाज से समझ लेते हैं कि 350 kg का है, 300 kg का है, 400 kg का है। तो उसके आधार पे मोटा मोटी जो है वो फीडिंग करते हैं। जैसे 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से, अगर 100 kg बॉडी वेट अगर मान लें, तो उस पे 2.5 kg, 2 से 2.5 kg का चारा उसको टोटल शुष्क पदार्थ देना चाहिए। तो इस तरह से 400 kg है तो 4 अढ़ाई है 10 kg, 10 kg शुष्क पदार्थ उसको ड्राई मैटर बेसिस पे फीड करना चाहिए, जिसमें कि सूखा चारा में घास हो गया, भूसा हो गया, ये सारा हो गया। उसके बाद हरा चारा भी उसमें इंक्लूड है, साथ ही साथ उसमें कॉन्सेंट्रेट फीड जो दाना मिश्रण है वो भी इंक्लूड है। मगर उस 10 kg में हरा चारा में पानी बहुत रहता है, तो आपको शुष्क पदार्थ के आधार पर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 1 kg हरा चारा है जिसमें 80% पानी है, 20% सूखा चारा है, तो समझिए 1 kg का मतलब कि 200 ग्राम ही शुष्क पदार्थ हुआ उस चारे का। तो 1 kg अगर हरा चारा देते हैं तो समझिए आप 200 ग्राम ही उसको फीड कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके हिसाब लगा करके उसको खिलाना है। विषैला पदार्थ भी बहुत होता है पशुओं के खाद्य पदार्थों में, खास करके अभी बरसात का मौसम चल रहा है। इस समय फंगल टॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन एक तरह का फंगस है जो एस्परजिलस फंगस है, एस्परजिलोसिस वगैरह जिसको कहते हैं। सो इस तरह का फंगस, और टोटल एज ए होल हम लोग उसको माइकोटॉक्सिन कहते हैं। तो उस फंगल का समस्या बहुत रहता है फीड में और फॉडर में भी। भूसे में भी आ जाता है, कभी भींग गया भूसा तो देखिएगा भूसा काला हो जाता है। वो काला क्यों हो जाता है? क्योंकि फंगस लग गया। उजला हो जाएगा, उजला जाली टाइप का बन जाएगा तो फंगस लग गया। तो ऐसे पदार्थ खिलाने से बचना चाहिए, पशुओं को कभी नहीं खिलाना चाहिए। दाना में आप अभी बरसात के मौसम में ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं फीड, तो प्रयास करना चाहिए कि 1 सप्ताह का फीड बनाएं, 10 दिन का फीड बनाएं, बैग में पैक करके रखें, उसको 10 दिन के अंदर खिला दें, फिर फ्रेश फीड बनाएं। या फिर फ्रेश फीड बाहर से लाएं। बाहर से भी फीड अगर खरीदते हैं बाजार से तो उसको ज्यादा दिन के लिए ना रखें, अभी बरसात में खास करके फंगल समस्या बहुत, माइकोटॉक्सिन का समस्या पशुओं में बहुत है। उससे आपका पशु का लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट खराब हो सकता है पशु का, पता नहीं चलेगा, मगर वो आहार, खराब आहार देने से हो रहा है। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है पशुओं में। तो आहार में खास करके जो आहार है उसमें नमी की मात्रा ऑप्टिमम होनी चाहिए। जैसे 12% से ज्यादा नमी नहीं होना चाहिए जो रखने वाला आहार है, चाहे 10 से 12% के बीच में हो, चाहे भूसा हो, चाहे दाना दाना मिश्रण हो। इसमें नमी की मात्रा 10 से 12% तक मेंटेन रहना चाहिए। जैसे ही इसे बढ़ेगा तो माइकोटॉक्सिन का, फंगल टॉक्सिन का वो प्रॉब्लम हो सकता है। हरा चारा जो परिपक्व स्टेज में है, अपरिपक्व स्टेज में है, किस अवस्था में हरा चारा है उस पे डिपेंड करता है। उसमें ऊर्जा का स्रोत और प्रोटीन का स्रोत, खनिज और विटामिन का स्रोत कितना होगा। तो ये भी बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होना चाहिए हरा चारा, मतलब बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। सो ये सब चीजें देखनी पड़ती है आहार जब खिलाते हैं पशु को। भंडारण की क्षमता कैसी है, कहाँ रखे हुए हैं, किस स्थिति में रखे हुए हैं चारे को, ये भी एक कीड़े मकोड़े का प्रकोप बढ़ जाएगा, कीट पतंग का प्रकोप बढ़ जाएगा। साथ ही जो मेजर जो अभी जो प्रॉब्लम है गट हेल्थ का, जो जिसको कहते हैं कि पेट में प्रॉब्लम हो गया, पेट में कीड़ा हो गया, तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि अगर सही चारा उसको फीड नहीं करेंगे, सही मात्रा में नहीं फीड करेंगे, तो बाहर से भी बहुत सारा कंटामिनेशन आ रहा है, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। तो कीड़े क्या है कि अंडे दे देते हैं और दिखता नहीं है, हम लोग को आंख से दिखेगा नहीं अंडा दे दिया। तो अगर आप उसको फीड कर दिए तो बहुत सारा एमपी स्टोम वगैरह है, चाहे जो भी है फील्ड में, आप अगर उस तरह के चारे को फीड कर दिए
तो पशु में चला गया, वो अंडा चला गया, फिर अपना वो साइकिल पूरा करेगा। तो पशुओं में इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, गट का प्रॉब्लम कॉज करेगा, कीड़े का प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो ये सारा समस्या से दूर अगर करना है पशु को, तो सही तरीके से स्वच्छ चारा, स्वच्छ फीड उसको देना होगा। तब हम इस समस्या, नहीं तो फिर डिवर्मिंग करते रहिए, डिवर्मिंग दीजिए, दवाई दीजिए। तो उससे क्या है कि उसको पहले ही रोक देना है कि हमें बार बार डिवर्मिंग करने का जरूरत न पड़े। खास करके कीड़े का प्रॉब्लम आता है जो चरते हैं फील्ड में, पशु जो फील्ड में चरने के लिए जिनको छोड़ दिए, उसमें कीड़े का समस्या ज्यादा आता है। तो ऐसे पशुओं को रेगुलर हर एक 3 महीने पे कम से कम डिवर्मिंग करना अति आवश्यक होता है। संतुलित आहार के उपयोग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जिसमें एक आहार की स्वादिष्टता, जिसको पैलेटेबिलिटी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा आहार है जो पशु नहीं खाना चाहता है, मतलब कि उसकी पैलेटेबिलिटी कम है। तो उस समय पशु को जो प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो वैसा ही आहार सिलेक्ट करना है पशुओं के लिए जिसकी पैलेटेबिलिटी, स्वादिष्टता ज्यादा हो। प्लस ये भी एक डिपेंड करता है उसके प्रोडक्शन पे कि कितने देर पे आप पशु को खाना खिला रहे हैं। पता चला एक ही बार आप खिला रहे हैं 24 घंटा में, तो ये भी दिक्कत है। तो वो भी प्रोडक्शन के हिसाब से उसको खाना खिलाना है। ज्यादा प्रोडक्शन है तो उसको कम कम मात्रा में ज्यादा बार आप खाना खिला सकते हैं। और खिलाने की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा उसके न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर रहा है कि नहीं। खिलाने की विधि अनेक तरह की होती है, बहुत तरह से खिला सकते हैं। सानी बना करके खिलाते हैं, जैसे गांव में सानी जो है ना, जिसको TMR, टोटल मिक्स्ड राशन बोलते हैं अंग्रेजी में। बट सानी विधि बहुत फेमस है। सानी बना दिया, इसमें कुट्टी भी दे दिया, हरा चारा भी दे दिया, दाना भी दे दिया, थोड़ा सा पानी दे दिया, ऊपर से नमक भी दे दिया, और सभी को मिक्स करके, और जो भी है मेंजर खिलाने का जो सामान है उसमें डाल दिया, तो उसको सानी मेथड भी कहते हैं, जिसको TMR अभी मशीन से बनता है यही चीज। सो सानी मेथड से अगर फीडिंग करते हैं पशुओं को तो बहुत अच्छा है, सब चीज मिल जाता है उसमें। पशु सिलेक्ट नहीं कर पाता है कि हमको अनाज खाना है कि हरा चारा खाना है कि भूसा खाना है, और छोड़ना क्या है उसको नहीं पता चलता है, तो सारा चीज खा लेगा। तो इससे क्या है कि इससे भी एक बैलेंस टाइप का फीड उसको, पशु को मिल जाता है। सिलेक्ट नहीं कर पाता है और सारा फीड वो खाता है। समूह में खिलाना पशुओं को या फिर इंडिविजुअल खिलाना, तो प्रयास करना चाहिए कि हमेशा प्रोडक्शन के हिसाब से सिलेक्ट करके एक तरह के पशु को एक जगह पे खिलाएं, और जो कम प्रोडक्शन वाले हैं उनको अलग खिलाएं, बच्चे को अलग खिलाएं, बड़ों को अलग खिलाएं। तो इस तरह से आप पैटर्न बना के खिला सकते हैं। और इंडिविजुअल फीडिंग करते हैं तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो और साफ सफाई जो है, पशुओं की नाद की सफाई, उसका बर्तन की सफाई, पानी पीने वाले बर्तन की सफाई बहुत ही जरूरी होता है, और ये रेगुलर होना चाहिए, डेली होना चाहिए। हम तो कहेंगे कि सुबह शाम अगर आप सफाई करते हैं तो बहुत अच्छा है। अब इसमें हम है तो अंग्रेजी में लिखा हुआ, बट हम एक्सप्लेन करते हैं इसको हिंदी में बहुत ही सिंपल तरीके से, कि अगर कोई पशु 10 kg से कम दूध देती है तो उसको आप सिर्फ ग्रीन, हरे चारे पे आप उसको, उस मिल्क प्रोडक्शन को सस्टेन कर सकते हैं। मगर कंडीशन ये है कि उसमें लिग्यूमिनस प्रोटीन, जी वैसा चारा जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, जैसे बरसिम हो गया, लूसर्न हो गया, लोबिया हो गया। साथ ही साथ सीरियल पाउडर जैसे मकई हो गया, ज्वार हो गया, तो ये सारे पाउडर, तो दोनों को मिक्स करके अगर आप पुट्टी काटते हैं और उसको खिलाते हैं, तब 10 kg तक का मिल्क प्रोडक्शन आप सिर्फ हरे चारे से मेंटेन कर सकते हैं। आपको दाना देने की जरूरत नहीं। अगर 10 kg से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है तो आपको उस पशु को दाना देना जरूरी है। और कितना दाना देना है? प्रति 2.5 से 3 kg मिल्क प्रोडक्शन पे 1 kg उसको दाना जरूरी हो जाता है, तो वो दाना देना चाहिए। सो आप पर केजी मिल्क प्रोडक्शन आप 400 ग्राम के आसपास दाना उसको आप देंगे, हरा चारा और सूखा चारा के अलावा, अगर पशु 10 kg से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है तो।
तो इस तरह से आप उसको खिलाना चाहिए पशुओं को। अगर पशु, जैसे इसमें टेबल जो बना हुआ है, सिर्फ चारे पे बिना दाना का अगर आप पशु से उत्पादन लेना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है एक टेबल में, जो कि किस तरह का फॉडर यूज करना है, चाहे कम्बिनेशन ऑफ फॉडर यूज करना है, दो तरह का फॉडर एक साथ मिला करके, या सिंगल तरह का फॉडर यूज करना है। तो पशुओं में अगर पर पशु 8 से 10 केजी मिल्क देता है पर डे, उत्पादन होता है, तब आप उसको 1 से 2 केजी ड्राई पाउडर आप उसको देंगे प्रतिदिन। साथ ही साथ आप उसको कंसंट्रेट फीड 1 केजी प्रति 2.5 से 3 केजी मिल्क प्रोडक्शन पे देंगे। तो अगर ये चीजें हैं, सिर्फ बरसीम देंगे, बरसीम पूरा जितना चाहिए उसको बरसीम देंगे, साथ ही साथ 1 केजी कंसंट्रेट फीड देंगे 2.5 से 3 केजी मिल्क प्रोडक्शन पे, तब आप 10 केजी से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाले पशु को मेंटेन कर सकते हैं। 1 से 2 केजी सूखा चारा देंगे और पूरा बरसीम देंगे, एड लिप्टम जितना खाना चाहता है। तो 8 से 10 केजी मिल्क प्रोडक्शन बिना दाने का आप उससे ले सकते हैं। जो किसान भाई हाइब्रिड नेपियर वगैरह का खेती करते हैं, तो हाइब्रिड नेपियर के साथ साथ में लूसर्न फॉडर अगर है या बर्सिम फॉडर है लूसर्न के जगह पे, तो आप उसको यूज कर सकते हैं 3:3:1 रेशियो में। 3 पार्ट हाइब्रिड नेपियर, 1 पार्ट बर्सिम या लूसर्न। क्योंकि बर्सिम लूसर्न में ऑलमोस्ट प्रोटीन कंसंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट 17 से 18% उसमें होता है। तो 6 से 7 केजी अगर मिल्क उत्पादन देता है तो 1 से 2 केजी ड्राई पाउडर देंगे, और एड लिबिटम जितना इच्छा है पशु का वो खाए, उसको दे सकते हैं आप उसको, नेपियर और लूसर्न का 3:1 रेशियो में कॉम्बिनेशन। उसी तरह से अगर ये नहीं है, मकई है, मकई पाउडर है और काउपी है, तो उसको 1:1 रेशियो में, मतलब जितना मकई देंगे उतना काउपी देंगे, उसको कुट्टी काट करके देना है। तो 6 से 7 केजी मिल्क प्रोडक्शन आप मेंटेन कर सकते हैं बिना कंसंट्रेट फीड का। साथ ही साथ उसको 1 से 2 केजी ड्राई पाउडर मतलब भूसा देना है। बरसिम और ओट मिलाना है, तो बरसिम ओट का 1:1 रेशियो में आप उसको 7 से 8 केजी तक मिल्क प्रोडक्शन आप मेंटेन कर सकते हैं। बट बरसिम और ओट के साथ साथ 1 से 2 केजी भूसा देना है, दाना देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है जिसका उपयोग करके आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं, खर्च कम कर सकते हैं पशुपालन में। ज्यादा दूध उत्पादन वाले पशुओं को ज्यादा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें हमेशा चांस बना रहता है कि उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, शरीर में मिनरल विटामिन की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, एनर्जी की कमी हो जाए। तो उसको बहुत ही केयर करने की जरूरत है। तो वैसे पशुओं के लिए स्पेशल अटेंशन आपको देना होगा, ताकि न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट पूरा हो। और जो भी पशु 15 या 20 केजी से ज्यादा उत्पादन करता है उसको बाईपास सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट कहते हैं, जिसको जो बाईपास हो जाए, रूमेन में फर्मेंटेशन नहीं हो उसका, डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन एबोमाइसम में चला जाए, तो उस तरह के न्यूट्रिएंट में बाईपास फैट है, बाईपास प्रोटीन है, बाईपास मिनरल है, जो कि चिलेटेड मिनरल के फॉर्म में आता है, जिसकी अवेलेबिलिटी शरीर में बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो उस तरह का न्यूट्रिएंट का आपको उपयोग करना पड़ेगा, तभी आप हाई यील्डिंग एनिमल को के प्रोडक्शन को आप मेंटेन कर पाएंगे। सिर्फ भूसा चारा और दाना से उसमें काम नहीं चलेगा, उसमें बाईपास सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट देना जरूरी होता है। एक और एग्जाम्पल है हम इसमें बताना चाहें कि हाई यील्डिंग काऊ के लिए, जैसे कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है। ये मान लीजिए 350 केजी का गाय है, 15 केजी प्रतिदिन वो मिल्क उत्पादन दे रहा है, 4 से 5% फैट है, मान लीजिए ऐसा है। 15 केजी गाय के मिल्क उत्पादन में आपको क्या क्या फीड करना है। आप सिंपली आप उसको फीड कर सकते हैं, मकई हो, मेज फॉडर हो, या फिर sorghum हो जिसको सूडान ग्रास भी बोलते हैं, या फिर बाजरा हो, या फिर जई हो, ओट। तो आप ये फॉडर, ग्रीन फॉडर 20 केजी ले लेंगे। साथ ही साथ
बरसीम हो, लूसर्न हो या फिर लोबिया हो, तो इसका आप 25 kg ले लेंगे। 20 और 25 तो भी 40, 45 kg हो गया। 45 kg आप हरा चारा उसको देंगे। साथ ही साथ 1 kg उसको भूसा देंगे, चाहे वो धान की कुट्टी हो या फिर वो गेहूं का भूसा हो। 1 kg उसको भूसा देंगे और कंसंट्रेट मिक्सचर 5 kg देंगे। बट कंसंट्रेट मिक्सचर में प्रोटीन परसेंटेज 20% होना चाहिए। 20% प्रोटीन का कंसंट्रेट मिक्सचर 5 kg देंगे। आंख बंद करके इतना फीड करेंगे तो आपका जो 15 kg जो है मीन, वो जो दूध है वो मेंटेन रहेगा आपके पशु का। दूसरा कैटेगरी है 350 kg से 400 kg का, अगर पशु है, बड़ा पशु है और 25 kg दूध देती है, और उसमें भी 4 से 5% फैट, जनरली 4%, 4.5% फैट आता है पशु का, उसको मकई हो, बाजरा हो, सूडान ग्रास हो या फिर जई हो, हरा चारा में 20 से 25 kg देंगे। बरसिम हो या फिर लोबिया हो या फिर लूसर्न हो, तीनों में से कोई भी हो तो 20 से 25 kg हरा चारा देंगे। तो यही 50 kg के आसपास, 40 से 50 kg हरा चारा देंगे। 1 kg भूसा देंगे और कंसंट्रेट मिक्सचर जो दाना मिश्रण है वो 22% प्रोटीन का होना चाहिए। प्रोटीन पहले वाला में 20% था, ये 22% प्रोटीन का होना चाहिए। तो वो 8 से 9 kg देंगे। तो इतना देने से आप उस पशु का 25 kg आप मिल्क प्रोडक्शन आप मेंटेन कर सकते हैं। अब हरा चारा खिलाने का पशुओं में बहुत सारा लाभ है। ये भी एक बैलेंस फीड का एक पार्ट है हरा चारा। सो हरा चारा प्रयास करना चाहिए सभी किसान भाइयों को, कहीं ना कहीं से हरा चारा कुछ ना कुछ मात्रा में उपलब्ध हो। क्योंकि एक बहुत ही वो नेचुरल चीज है हरा चारा, जो शरीर को शीतलता प्रदान करता है, आसानी से पचता है शरीर में। तो जो चीज आसानी से पचता है उससे जो पोषक तत्व है वो ज्यादा मिलता है शरीर को, और स्वादिष्ट भी अधिक होता है। सभी पशु चाव से खाते हैं। साथ ही साथ हरा चारा खिलाने से विटामिन ए की कमी पशुओं में नहीं होती, क्योंकि बीटा कैरोटीन हरा चारे में वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। तो पशु को विटामिन ए की कमी नहीं होने देता है हरा चारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्राकृतिक रूप से ताजा पोषक तत्व सारा जो न्यूट्रिएंट है, विटामिन हो, मिनरल्स हो, वो भी उससे हरे चारे से मिल जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और हरा चारा के अभाव में अगर नहीं देते हैं हरा चारा, तो उस स्थिति में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। तो वैसे पशु को विटामिन ए का सप्लीमेंट अलग से देना चाहिए, जिस पशु को आप हरा चारा नहीं दे रहे हैं। तो विटामिन ए का आप उसको सिरप दें, चाहे जो टेबलेट दें, कैप्सूल दें, किसी भी फॉर्म में दें, विटामिन ए आपको देना पड़ेगा बाहर से, नहीं तो विटामिन ए की डिफिशियंसी उस पशु में जरूर होगी और अनेक तरह का समस्या पैदा करेगा। चाहे वो आंख का प्रॉब्लम हो पशु का, चाहे वो गट हेल्थ का प्रॉब्लम, मतलब पेट की समस्या भी पैदा कर सकता है। क्योंकि विटामिन ए का उसमें, उस विटामिन ए की कमी से इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है, दूसरी बीमारियां आ सकती है। साथ ही साथ उसमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकता है। सो विटामिन ए का बहुत स्तर पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जो कि हरे चारे से मिल जाता है पशु को। आप हरा चारा दे करके 10 लीटर तक दूध देने वाले पशुओं में आप दाना की मात्रा आप खत्म कर सकते हैं, और उससे आप प्रतिदिन अच्छा सेविंग कर सकते हैं सिर्फ हरा चारा दे करके। भैंसों के लिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आप भैंस है अगर किन्हीं किसान भाई के पास, तो कैसे उसको सिंपल वे में कैसे फीड कर सकते हैं। सो अगर भैंस है तो उसको कंसंट्रेट, मतलब दाना मिश्रण और भूसा, अलग अलग तरीके से इसमें फीड बनाया हुआ है, राशन बनाया हुआ है। सो दाना मिश्रण और भूसा, जिसमें कि गेहूं का भूसा है और कंसंट्रेट फीड है, जो कि अगर 6 kg भूसा लें और 5.5 kg दाना लें, तो आप भैंस का राशन खुद से आप समझिए कि बैलेंस फॉर्म में बैलेंस राशन आपका रेडी हो गया। 6 kg भूसा और 5.5 kg दाना, सिंपल। ठीक है। और बाहर बाहर से आप अगर दाना मिश्रण में
मिनरल मिक्सचर मिला हुआ है तब तो ठीक है। अगर नहीं मिला हुआ है तो आपको बाहर से मिनरल मिक्सचर प्रति पशु 50 ग्राम आप कम से कम उसको दें। अगर दूध दे रही है, अच्छा खासा दूध दे रही है, तो आप उसको 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन दे सकते हैं। साथ ही साथ 25 से 30 ग्राम नमक आप उसको साथ में मिला करके डेली आप दे सकते हैं। दूसरा है मिक्स टाइप का राशन, मिक्स कर में जिसमें भूसा भी है, गेहूं का भूसा है, हरा चारा भी है और कंसंट्रेट फीड भी, तीनों। तो ये सबसे अच्छा फीड है। भूसा भी हो गया, हरा चारा भी हो गया और दाना मिश्रण भी हो गया। इसमें 6 केजी भूसा ले लेंगे, 14 केजी हरा चारा ले लेंगे और 3.5 केजी कंसंट्रेट फीड ले लेंगे। तो देखिए पैसा भी, कॉस्ट भी निकाला हुआ है, इसमें बचत हो रहा है। पहले वाले से इसमें ये 146 रुपया पड़ रहा है, वो 158 रुपया पड़ रहा था। तो मिक्स्ड राशन में कितना बचत हो गया? 46, 10, 56, 10, 12 रुपये का बचत हो गया अगर मिक्स फीड आप करते हैं, तीनों का मिश्रण होगा तो। तीसरा है सिर्फ हरा चारा बेस्ड, ग्रीन फॉरेज बेस्ड, जिसमें भूसा लेंगे 2 केजी और सबसे ज्यादा हरा चारा लेंगे 39 केजी, और कंसंट्रेट फीड में 1 केजी कंसंट्रेट फीड लेंगे। सो इसमें और ज्यादा बचत है, हरा चारा ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इसमें और ज्यादा बचत है, प्रोडक्शन उतना ही होगा, मेंटेन रहेगा। तो ये 114 रुपया पे आ गया। सो ज्यादा हरा चारा खिला करके आप प्रोडक्शन को तो मेंटेन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप पैसा बचा रहे हैं। तो 158 रुपये केजी और कहाँ 114 रुपये केजी, तो अच्छा खासा प्रतिदिन आप बचत कर सकते हैं। अब है कि आहार की रणनीति क्या होनी चाहिए, फीडिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए ग्रुप फीडिंग में खास करके। सो पहले भी बात की है कि गाय अगर है, 10 गाय पालते हैं जिसमें 2 सूखा गाय होगा जो कि ड्राई पीरियड में चला गया, तो वैसे गांव गाय को अलग रखें। जो दूध देने वाली गाय है उसको अलग रखें, मतलब अलग खिलाना है, साथ में साथ से अलग खिलाएं तो अच्छा है। क्योंकि चूंकि दूध देने वाली गाय को ज्यादा न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है उसके दूध के उत्पादन स्तर के अनुसार, तो उसको अलग देना ही है खाना। और जो गाभीन गाय है, गाभीन जानवर है, उसको अलग रखें। तो इससे क्या है कि उसको अलग अलग रखने से सभी का रिक्वायरमेंट अलग है, तो अलग अलग फीड अलग अलग मात्रा में आप देंगे, और एक साथ अगर खिला देंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी या फिर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ज्यादा हो जाएगा, हो सकता वो भी गड़बड़ है, तो उससे भी समस्या हो सकती है। तो ग्रुप करके फीडिंग करना बहुत जरूरी है, अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार, अलग अलग क्षमता के अनुसार उसको ग्रुप फीडिंग पशुओं को करना चाहिए। इससे काफी फर्क पड़ता है पशुओं में। अब हम इसका प्रेजेंटेशन का जो है वो लास्ट स्लाइड है ये हमारा। सो पशु, हम कह सकते हैं पशुओं को खिलाना विज्ञान तो है ही, साथ ही साथ है कला है, ये भी समझना है किसान भाइयों को। और स्वस्थ पशु होगा, स्वस्थ पशु कब होगा? जब उसको आप संतुलित आहार देंगे। और स्वस्थ पशु है, बीमारी से दूर है, संतुलित आहार भी दे रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में पानी दे रहे हैं अगर आप उसको, तो आपके पशु का जो आनुवांशिक क्षमता के अनुसार, जो ब्रीड का जो क्षमता है, उतना आपका प्रोडक्शन आपको पशु देगा। और पूरा प्रोडक्शन अगर देता है अपनी क्षमता के अनुसार, तो आपको जरूर लाभ होगा, तथा आपके पशु बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो है इकोनॉमिक कंडीशन वो बेहतर होगा। तो ये सब बातें करनी थी हमको। सो धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कौशलेंद्र, आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। पर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर किन्हीं को अगर कोई प्रश्न है जो अभी बताया गया संतुलित आहार के विषय में, इनसे कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि सिर्फ जो अभी टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड पूछेंगे, और कोई बात अभी बीमारी और दूसरा चीज नहीं है। हाँ, आहार के कारण जो बीमारी हो रही है वो जरूर पूछ सकते हैं। हाँ, किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट करके आप बोलिए।
सर मैं बोलूं? हाँ, हेलो। कुमुद रंजन जी हाँ बोलिए। हाँ। सर मेरा कहना यह है कि कंसंट्रेट फीड घर में कैसे बनाएंगे, हाँ इस पे भी कुछ चर्चा होना चाहिए। और हाँ 20 रुपए केजी कैसे बनेगा कंसंट्रेट फीड? तो सर जैसे बाजार से लाते तो बड़ी महंगा बताइए पड़ता है। डॉक्टर। हाँ, कंसंट्रेट फीड आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने के लिए बता देता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। कंसंट्रेट फीड में तीन महत्वपूर्ण चीज़ है। एक तो अनाज हो गया, साबुत अनाज, जैसे मकई हो गया, गेहूं हो गया, जो भी अवेलेबल है। तो एक अनाज का पार्ट हो गया, एक अनाज का बाई प्रोडक्ट जैसे चोकर हो गया, या फिर इसको क्या कहते हैं, राइस ब्रान वगैरह। चोकर हो गया, राइस ब्रान हो गया, तो ये बाई प्रोडक्ट हो गया। तीसरा चीज हो गया खल्ली। तो ये तीन चीज ही पकड़ना है, यही तीन चीज मेन रहता है। तो वो आप इसको ये चुन्नी भूसी भी ले सकते हैं, चौथा चीज पकड़ सकते हैं अगर है तो ये तीन चीज मेजर चीज, इसको बराबर बराबर मात्रा में आप ले लें। मतलब कि आप 30-30 केजी ले लें तो 90 केजी हो गया, 100 केजी अगर बनाना है तो। और उसमें करीब 5-7 केजी अलग से चुन्नी चोकर डाल दें, और उसमें 2 केजी मिनरल मिक्सचर डाल दें, 1 केजी नमक भी डाल दें। तो एक तरह से ऑलमोस्ट 20% के आसपास, 18 से 20% प्रोटीन का ये कंसंट्रेट हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और आप इसको आराम से अपने घर पे बना सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप उसको उसको ग्राइंड करवाना पड़ेगा। साबुत अनाज है तो उसको ग्राइंड करवाना है, खली आप बाजार से खरीदेंगे तो उसको पिसवाना पड़ेगा। और जो बाई प्रोडक्ट है, चोकर है, ये तो रहता ही है ग्राइंड फॉर्म में। तो इस सबको मिला करके आप मिक्स कर लें प्रॉपरली, और उसको बना लीजिएगा, तो करीब 18 से 20% प्रोटीन का आपको कंसंट्रेट बन जाएगा। बात रही कि 20 रुपया में कैसे बनेगा, तो अभी तो वो रेट पे डिपेंड करता है। आप मकई का रेट अभी बहुत बढ़ा हुआ है, तो इस समय तो काफी महंगा हो जाएगा। इस समय तो नहीं बनेगा 20 रुपया, मगर आपका खुद का प्रोडक्शन है मकई, ये सारा अनाज आपका खुद का प्रोडक्शन है, आप करते हैं खेती और आपके यहाँ ही उत्पादन हो जाता है। तो उस स्थिति में आपको इतना में बन जाएगा। साथ ही साथ आप बाजार से खरीदते हैं तो आपको, तो अभी हमको लगता है 28-30 रुपये दाना मिलता होगा। तो उस दाने से काफी बेहतर होगा ये जो आप बनाएंगे। इसको खिला के आप देखिएगा और उस बाजार वाले से कंपेयर कंपेयर कीजिएगा, तो काफी बेहतर ही फीड होगा, आपका खुद का बनाया हुआ फीड। तो आपका जो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा पशु को। तो आप खुद बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात बताए, बहुत ही बढ़िया। आपका डाउट दूर हो गया होगा मेरे ख्याल से, केपी वर्मा जी। सर एक हाँ, गौतम जी, नहीं हाँ समझ में पूछिए। आ रहा है सर कि जो जी जी घास में जो है 80% पानी रहता है हम्म। और 20% है जो ड्राई पाउडर सर, तो इसको कैसे कैलकुलेट करके देंगे, ये समझ में जी नहीं आया सर। मान लिए 10 केजी घास है, जी ठीक है ना? जी सर। तो 10 केजी में 80% पानी मान लिया घास में है, तो 8 केजी तो पानी था उसमें, तो 2 केजी ना बचा। जी ठीक है। जी 10 केजी जी घास दीजिएगा, समझिए कि हम, जी आप सर। उसको जानवर को 2 केजी ही दे रहे हैं शुष्क पदार्थ, 10 केजी नहीं दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, सब पानी था, तो हम्म। जी दो सर। केजी ही जी समझिए। तो इसीलिए तो बताया था कि ये एक सूखा केजी चारा है। घास 1 केजी घास है, तो उसमें 200 ग्राम है घास, समझिए, शुष्क पदार्थ। तो 200 ग्राम, 200 ग्राम जी ही फीड किया आप उसको, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। हाँ, एक्चुअल फीड जो जी हुआ, सर। फीडिंग, वो 200 ग्राम हुआ 1 केजी घास दिए तो 200 ग्राम बिल्कुल। में तो पेट भरेगा नहीं। ये नहीं कभी सोचना है कि हम तो एक हाँ केजी दे दिए उसको, वो नहीं जी सोचना है। हाँ, और ड्राई मैटर बेसिस पे कैलकुलेट होता है, बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब।
तो मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं है, तो मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद दे दूं। उन्होंने इतना अच्छा तरीके से प्रेजेंटेशन दिया। पहले तो संतुलित आहार की महत्व बताई। देखिए, जितना भी बीमारी वगैरह है और प्रोडक्शन है, सब कुछ आपका संतुलित आहार पर ही निर्भर करता है। संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषता के बारे में बताया। और एक चीज और हम भी बोलना चाहेंगे कि कुछ लोग ग्रुप में डालते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा जानवर का दूध कैसे बढ़ जाए, बताइए हम क्या खिलाएं कि दूध बढ़ जाए। ये दवा के रूप में वो जानना चाहते हैं। तो हम वही कहना चाहेंगे, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भाई प्रोडक्शन आपको अगर उचित लेना है तो संतुलित आहार देना पड़ेगा। ना ज्यादा देना है ना कम देना है, संतुलित देना है। ज्यादा दीजिएगा तो आपको लागत बढ़ जाएगा, फिर आपको मुनाफा घट जाएगा। और कम दीजिएगा तो बीमारियां होंगी। अब बीमारी में भी कोई ऐसा वैसा बीमारी नहीं होता है। बांझपन जैसा बीमारी, केटोसिस जैसा बीमारी, हाइपोग्लाइसेमिया, और भी बहुत सारा नर्वस सिस्टम का बीमारी, अगर विटामिन की कमी हो गई तो। जितना भी बीमारी आप सुनते हैं बच्चा देने के बाद, जैसे कि एनिमल जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, मिल्क फीवर हो जाता है, सब कुछ जो है पोषण से संबंधित है। उत्पादन आपका घट जाता है, बांझपन हो जाती है। तो अगर आप संतुलित आहार देंगे और जानवर को समय समय पर डिवार्मर देंगे, कीड़ा मारने की दवा देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप आहार बहुत बढ़िया दे रहे हैं, कीड़ा जो है पेट में है तो सब तो कीड़ा खा जा रहा है खिलाया हुआ। आप सोचेंगे हम तो संतुलित आहार दे रहे थे, फिर काहे प्रोडक्शन घट गया। तो डिवार्मर समय पे दीजिए, संतुलित आहार दीजिए। और डॉक्टर साहब ने बताया कि पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी भी आप सही से दीजिए, क्योंकि एक तो मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, और दूसरा है कि मिल्क का कंपोजिशन जो है ऑलमोस्ट 87% जो है गाय के दूध में पानी होता है। तो अगर आप सूखा चारा, हरा चारा, दाना, ये सब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं, मगर पानी ही नहीं पिला रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं, तो फिर जो है उत्पादन घट जाएगा। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बढ़िया से इन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया और बहुत ही अच्छा से बारीकी से समझाया हर एक पहलू को, कि बैलेंस राशन कैसे बनाएंगे, घर पे कैसे बनाएंगे। इवन सबका कीमत के साथ समझा दिया कि अगर आप हरा चारा आधारित अगर आप राशन बनाते हैं तो कितना आपका पैसे का बचत होगा प्रतिदिन के हिसाब से। तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद था, काफ़ी उपयोगी था। मेरे तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर निर्मल सिंह दहिया सर को। सर आवाज आ ही नहीं रहा है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ हाँ। देखिए, आपका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो होगा। तो मैं अपने डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर निर्मल सिंह दहिया सर का भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और विशेष धन्यवाद के पात्र हमारे जो विशेषज्ञ लोग हैं, डॉक्टर पंकज कुमार हैं, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह हैं, डॉक्टर दुष्यंत यादव हैं, डॉक्टर रविशंकर मंडल हैं, और जो भी एक्सपर्ट्स जो हमारे ग्रुप में हैं लेकिन अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र आप सभी किसान बंधु हैं, कि आप लोग जो है, आप ही लोग के कारण से ग्रुप बनाया गया है। आप ही लोग का प्रश्न पे चर्चा करते हैं, आप लोग से हम लोग टॉपिक मांगते हैं कि आप किस टॉपिक पे चर्चा चाहते हैं, उस टॉपिक पे करते हैं। आप लोग जो समय भी बताते हैं कि इस समय पे कार्यक्रम किया जाए, उसके अनुसार ये समय, कार्यक्रम का भी समय निर्धारित आप ही लोग करते हैं। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि जो नहीं आए उनको तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि जो आए हैं उन्हीं को हम बोल सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जो भी प्रश्न कम से कम डालते हैं वो मीटिंग में अवश्य रहे। ये कार्यक्रम पूरी तरह से आप ही के लिए है, आप ही के भलाई के लिए है। आप पशुपालन कीजिए, बिंदास होकर पशुपालन कीजिए। कोई भी समस्या आती है आप हमारे ग्रुप में डालिए। जो भी बंधु हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं, अगर आप भी पशुपालन कर रहे हैं, आपको कोई समस्या होती है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारे विशेषज्ञ सर आप जो हमारे भी कहिएगा हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं सर। नहीं, आप लोग तो मीटिंग में आए हैं तो आपको तो धन्यवाद के पात्र हैं आप। जो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, मैं स्पेशली उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ कि आपके लिए कार्यक्रम में आप जरूर आइए। और देखिए, हम दूसरे दूसरे राज्यों से इस ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा किसान समाधान ग्रुप जो है, इसको दूसरे राज्यों के लोग भी इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं।
इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो हमारे राज्य के लोग तो सबसे ज्यादा उसको फायदा लेना चाहिए। बहुत तो अच्छा लगता है सर, ये ग्रुप से बहुत अच्छा, बहुत फायदेमंद चीज है सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया। देखिए, ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया कि आपको कोई समस्या हो रही है तो हमारे, कोई भी समस्या होता है उसका हाँ, समाधान सर मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। आप ही के समस्या के जी, समाधान के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक ग्रुप बनाया है और ये कार्यक्रम चल रहा है। तो यही तो सर देख करके हमने बकरी पालन शुरू किए थे सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए, कोई समस्या हो डालिए। अगर मान लीजिए आप, मान लीजिए कुछ बात लिखे हैं या समाधान बताया गया नहीं ठीक होता है, आप फोन पे भी बात कर लीजिए। विशेषज्ञ का कांटेक्ट नंबर इसलिए हम देते रहते हैं, हमेशा बीच बीच में डालते रहते हैं। ठीक है ना? तो सभी को धन्यवाद देते हुए अब ये कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हम लोग अगले कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे, जो कि अक्टूबर महीना का तीसरा जो शनिवार होगा उसमें हम लोग पुनः एक बार मिलेंगे। और तब तक जो भी प्रश्न है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए और तुरंत उसका समाधान आपको वहां पे मिलेगा। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद थैंक सर। यू सर, धन्यवाद।